So we'll go ahead with more questions of NEET. Home based section का जो NEET PYQ है, we'll start with that question. A thin prism of angle 15 डिग्री. वैसे हम लोग 10 डिग्री से कम वाले प्रिज्म को थिन प्रिज्म बोलते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है थिन प्रिज्म, नाम में यूज किया थिन, तो एंगल 15 डिग्री हो तो भी थिन प्रिज्म के फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर दिया थिन प्रिज्म है. So thin prism of angle 15 degree made up of glass of refractive index 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index 1.75. The combination of the prisms produce dispersion without deviation. याद है क्या dispersion without deviation का मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था. मतलब we have seen in quick revision dispersion without deviation. The angle of the second prism should be. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपके पास दो प्रिज्म है, उसमें से जो पहला प्रिज्म है उसका एंगल 15 डिग्री है, जो पहला प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जो सेकंड प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है, और सेकंड प्रिज्म का एंगल पूछा है और आपको बोला है डिस्पर्शन हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है, विदाउट डेविएशन. तो आई होप कि यू रिमेम्बर फॉर्मूला. याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, याद रहता भी नहीं है, याद रखना भी नहीं होता है. मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिया था. मैं आपको बताता हूँ कि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको. मैंने बोला था ए इफ यू रिमेम्बर म्यू माइनस वन साथ में माइनस, राइट. फिर मैंने बोला था डैश, क्योंकि दो प्रिज्म है, तो दो प्रिज्म है तो यहाँ पे मैं A2 2 और 1 ऐसा लिखूंगा. ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको ड्यूरिंग रिवीजन ऑफ ऑप्टिक्स. चलो मान लेते हैं कि नहीं याद रहता है, नहीं कोई बात नहीं याद रहता, नहीं रहता है, कोई इशू नहीं है. बट देन यू हैव टू अप्लाई द बेसिक नॉलेज ऑफ रे ऑप्टिक्स दैट यू हैव. जब तुम बोलते हो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? डेविएशन. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर डिस्पर्शन हो रहा है तो डेविएशन होगा ही होगा. फिर किसका डेविएशन नहीं होगा? मीन कलर का. मीन कलर कौन है? येलो. तो मैंने आपको बताया था ये पहला प्रिज्म है, इसका एंगल A1 है जिसकी वैल्यू दी है. ये दूसरा प्रिज्म है, एंगल A2 है, उल्टा लगाते हैं. दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, अलग अलग ही होता है. व्हाइट लाइट आया, ये ओरिजिनल डायरेक्शन था, इंसिडेंट डायरेक्शन था. व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन हुआ 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया. ओके, तो वी विल जस्ट ड्रॉ एक्सट्रीम कलर्स. गुड. देन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, फिर यहाँ से वापस लाइट रिफ्रैक्ट होगा और ऐसा कहीं जाएगा. इट विल गो समवेयर बट यू विल सी 7 कलर्स. द आइडिया इज दैट यू विल सी 7 कलर्स. तो इफ यू सी रेड और वॉयलेट और बाकी सारे कलर्स का डेविएशन हो रहा है, तो डेविएशन किसका नहीं हो रहा है? फिर मीन कलर का. तो मीन कलर गोज पैरेलल. रिमेंबर, मीन कलर गोज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो इतना भी याद होगा ना, तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज फॉर्मूला यू कैन मेक. व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है जो पहले प्रिज्म ने येलो कलर को जितना डेविएट किया वो डेविएशन सेकेंड प्रिज्म ने कैंसिल कर दिया. क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया. इसका मतलब नेट डेविएशन जीरो है. नेट डेविएशन क्या है? जीरो है. तो नेट डेविएशन जीरो होना. What is net deviation? Deviation produced by the first prism minus second prism is 0. मतलब delta 1 equals to delta 2. इन प्रिज्म के लिए डेल्टा क्या होता है? A1 μ1 minus 1, और ये क्या होता है? A2 μ2 minus 1. इसको अगर मैं यहाँ लाता हूँ और इसको वहाँ लेके जाता हूँ, तो you will get A2 by A1 equals to μ1 minus 1 upon μ2 minus 1. हो गया ना ये? अरे A2 by A1 is μ1 minus 1 upon μ2 minus 1. यही तो तुमको मैंने लिख के दिया था. Did I give you this or no? यही तो फॉर्मूला था, सिर्फ माइनस के साथ था. माइनस के साथ क्यों था? क्योंकि यहाँ नेट में वो लोग प्लस लिखते हैं. तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया. गुड. तो तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको. वी कैन जस्ट डू दिस. तो तुमको अगर फॉर्मूला नहीं आता तो लॉजिक लगा लो. किसका डेविएशन नहीं हो रहा है? येलो कलर का. मतलब जितना डेविएशन पहले प्रिज्म ने किया, दूसरे ने क्या कर दिया?
कैंसिल कर दिया, मतलब नेट डेविएशन कितना हो गया, 0। व्हाट इज नेट डेविएशन, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 इक्वल टू 0, या डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल टू 0, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ उस केस में एंगल माइनस आएगा, और माइनस आना भी चाहिए क्योंकि दूसरा प्रिज्म उल्टा रखा है तुमने। तो माइनस भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंगल माइनस नहीं होते, एंगल में माइनस लगने का मतलब ये होता है कि दूसरा प्रिज्म उल्टा है। डज नॉट मैटर रियली, यू नो A1, व्हाट इज A1, 15, व्हाट इज μ1, 1.5 माइनस 1, A2 तो फाइंड ही करना है। हाउ मच इज दिस, 1.75 माइनस 1, तो 15 इंटू कितना हो गया 0.5, A2 ये कितना हो गया 0.75, यू नो 0.25 2 जा एंड 3 जा, यस वेरी गुड। No, this is 1 जा and this is 5 जा, कितना आ गया आंसर 10, तो A2 शुड बी 10 डिग्री, 10 होना चाहिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है। अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 is made up of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism is, same question है, तो same question तो डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 से, तो A1 μ1 माइनस 1 इक्वल्स टू A2 μ2 माइनस 1। A1 की वैल्यू 10 है और μ1 की वैल्यू 1.42 है, A2 की वैल्यू पूछी है और ये 1.7 है। 1.42 है ना, यस करेक्ट, डन। तो दिस इज 10 इंटू 0.42 A2 इंटू 0.7, तो ये हो गया 4.2, 10 इंटू 0.42 इज 4.2, A2 और 0.7 यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 1 एंड 6, तो यू हैव 6 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन। क्विक। जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, 45 डिग्री आंसर था इफ यू रिमेंबर, तो लेट अस सॉल्व इट अगेन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, मतलब म्यू की वैल्यू √2 है, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू 30 डिग्री है। One of the two refracting surfaces of the prism is made a mirror inwards. Inwards मतलब बाहर से पॉलिश करना, बाहर से पॉलिश करोगे तो लाइट जाएगा, अंदर से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो बाहर से पॉलिश कर दिया तो अंदर का सरफेस मिरर बन गया। by silver coating, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silver surface if angle of incidence on the prism is। तो इफ यू रिमेंबर, शायद कल या परसों ही सॉल्व किया है ये, दिस क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड आई थिंक 2-3 days ago, ठीक है, बट यू शुड रिमेंबर नाउ। ये प्रिज्म है, लेट्स से दिस इज AB रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसमें से एक सरफेस को सिल्वरिंग कर देते हैं, चलो इसको सिल्वर कर देते हैं, तो लेट अस सिल्वर दिस, तो इट बिकम्स अ मिरर नाउ। तो इसका मतलब लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम द अदर फेस, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुआ, तो लाइट ऐसा गया एंड देन इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर रे को यही पाथ से वापस आना है, यही पाथ से वापस आना है, तो रे शुड बी इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट होना, मतलब R2 की वैल्यू 0 हो जाना। अगर R2 की वैल्यू 0 हो गई तो R1 की वैल्यू A बन जाएगी, क्योंकि A माइनस R2 इज R1। याद है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू A प्रिज्म के लिए।
तो R1 इक्वल टू ए माइनस R2, लेकिन R2 की वैल्यू 0 है तो R1 की वैल्यू a है और a की वैल्यू 30 है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 की वैल्यू √2 है और बाहर एयर है, तो म्यू1 इज 1. अप्लाई स्नेल्स लॉ. इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ you get mu1 sin I equal to mu2 sin R1. mu1 is 1 sin I, mu2 is √2, R1 is 30. So sin I equals to √2, 1 by 2, sin 30 is 1 by 2. तो sin I equals to 1 by √2, 1 by √2, तो I की वैल्यू आएगी 45. 45 ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. Next question is slightly different type, easy but different type. 2013 का PYQ है ये. भाई जिनको पता नहीं, 2013 was the first time when NEET started, तो पहला ही बैच का क्वेश्चन है ये. और नॉर्मल आई जिनको आई डिफेक्ट नहीं है, जिन्होंने चश्मा नहीं पहना है उनके लिए. और नॉर्मल आई द कॉर्निया. व्हाट इज कॉर्निया? आंखों का तारा. So that black circle type of thing is cornea. The cornea of eye provides a converging power of 40 diopter and the least converging power of the eye. मतलब eye का जो वो white color का surface होता है, eyeball. You have cornea, then you have eyeball. तो दोनों का कुछ ना कुछ रोल है. कॉर्निया एक लेंस है, कॉर्निया का भी कॉन्वर्जिंग पावर है, और जो वाइट कलर का जो आईबॉल होता है ना, उसका भी कुछ पावर होता है. तो द लीस्ट कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस बिहाइंड द कॉर्निया द वाइट पार्ट ऑफ योर आई, उसका कॉन्वर्जिंग पावर कितना है? 20 डायोप्टर. कॉर्निया का 40, और वो जो उसके बिहाइंड में जो वाइट बॉल है उसका कितना है? 20. तो टोटल कितना हो गया? 60. राइट. यूजिंग द इंफॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना and cornea eye lens can be estimated to be. Simple सा क्वेश्चन है. First of all, you need to understand little bit of structure of the eye for this question to solve. So you can say here you have retina. यहाँ पे retina होता है. This is retina. Normally जो भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हो उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए. Then you have a white part एंड देन उसके ऊपर एक होता है बेसिकली कॉर्निया. ऐसा है. दैट इज द होल आइडिया. अभी एक कॉर्निया और जो वाइट पार्ट है, इन दोनों का मिला के पावर हो गया, कितना हो गया? 60. तो 40 + 20 is 60. आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड कॉर्निया. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है. तुमको पता है डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ. क्यों फोकल लेंथ? क्योंकि अभी तो बोला इमेज कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पे. इसका मतलब जो भी रेज आएंगे लेंस से पास होने के बाद वो कहाँ कॉन्वर्ज होने चाहिए? रेटिना पे. मतलब लेंस से पास होने के बाद अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो और लेंस से पास होने के बाद इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे. मतलब ये रेटिना इज नथिंग बट द फोकल पॉइंट. इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड कॉर्निया इज नथिंग बट द फोकल लेंथ. तो क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ फाइंड करना है. हाउ डू यू फाइंड आउट फोकल लेंथ? फोकल लेंथ इज 1/पावर. तो फोकल लेंथ इज 1/पावर. तो 1/60. राइट. 1/60. ये मिल गया मीटर में. क्यों मीटर में? क्योंकि पावर डायोप्टर में था. पावर किसमें था? डायोप्टर में. तो आंसर किसमें आ गया? मीटर में. मीटर में आ गया. राइट. बराबर. श्योर. गुड. 100%. पावर डायोप्टर में हो तो फोकल लेंथ मीटर में ही आता है. तो मीटर में आ गया. तो तुमको किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में. 1 मीटर हाउ मच सेंटीमीटर? 100. तो सेंटीमीटर. व्हाट इज 100/60? 1.66. 5/3 दैट इज 1.66. तो 1.67 कहीं तो है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन.
2016, a person can see clearly object only when they lie between 50 centimeter to 400 centimeter from his eye. In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, मतलब the observer person wants to see object up to infinity. The type and power of the correcting lens, चश्मा, the person has to use will be. तो क्वेश्चन समझ लो, इजी क्वेश्चन है. अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400 सेंटीमीटर. तो जब ऑब्जेक्ट 50 से 400 सेंटीमीटर तक होगा तो पर्सन को वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा. अब उसको अपना डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बढ़ाना है इन्फिनिटी तक, मतलब इन्फिनिटी तक क्लियरली देखना है. मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ गया अब? इन्फिनिटी पे. वेरी गुड. तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? फोकस. और पर्सन को कहाँ से कहाँ तक क्लियरली दिखता है? 50 से 400 सेंटीमीटर तक. मतलब मैं ऑब्जेक्ट को मिनिमम 50 सेंटीमीटर पर रख सकता हूँ क्लियरली देखने के लिए, और मैक्सिमम कहाँ रख सकता हूँ? 400. अब मैं ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पे है, तो उसका इमेज कहाँ से कहाँ तक बनना चाहिए क्लियरली दिखने के लिए? 50 से 400. मतलब 400 पे बनेगा तो भी चलेगा, 50 भी बनेगा तो भी चलेगा. 50 से कम नहीं हो सकता, 400 से ज़्यादा नहीं हो सकता. बराबर. तो इसमें से मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है. व्हाट इज मैक्सिमम? 400. तो इमेज कहाँ बनना चाहिए? 400 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे. ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे. तो अंडर दिस कंडीशन उसको कौन सा लेंस यूज करना चाहिए? जिनको क्वेश्चन नहीं समझा मैं वापस बता देता हूँ. इट इज नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम 50 to 400. मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन लाई इज 400 सेंटीमीटर. मतलब 400 सेंटीमीटर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली दिखेगा क्या? नहीं. पर्सन को कहाँ तक देखना है? इन्फिनिटी तक. मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा. तो इमेज क्लियरली दिखने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना हो सकता है? 400. कितना हो सकता है? तो बन गया कंडीशन. आपको मिल गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी और इमेज डिस्टेंस कितना? 400. 400 पे भी बन गया तो भी चलेगा, कम पे तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है इमेज का? 400. तो हो गया. तो फोकल लेंथ फाइंड कर लो. 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. यूजिंग साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशंस को भूलना ही नहीं. भूल गए तो गए. तो जरा बताओ साइन कन्वेंशंस क्या आएंगे? क्या आएंगे साइन कन्वेंशंस? ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट में. लेफ्ट में. और इमेज भी कहाँ बनने वाला है? लेफ्ट में, क्योंकि 400 सेंटीमीटर पे बनने वाला है. तो तुम्हारी आंखों के अंदर तो नहीं बन सकता ना. अगर ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो इमेज भी कहाँ बनने वाला है? लेफ्ट में. क्योंकि तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट के इमेज को कहाँ ला रहे हो? 400 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी, टू द लेफ्ट. इमेज कहाँ ला रहे हो? 400 सेंटीमीटर, टू द लेफ्ट. तो फिर 1/f इक्वल्स टू 1/-v माइनस u. तो ये बन गया 1/f इक्वल्स टू 1/-v प्लस 1/u. 1/f इक्वल्स टू हाउ मच? -400 प्लस 1/infinity बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज एट इन्फिनिटी. तो f इक्वल्स टू कितना हो गया? -400 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ हो गया -4 मीटर. माइनस आना मतलब कॉन्केव आना. कॉन्केव और 4 मीटर का फोकल लेंथ होना चाहिए. ये तो पावर दिया है. चलो ठीक है, पावर दिया है तो पावर कैसे निकालते हो? 1 फोकल लेंथ. तो 1/-4 कितना हो गया? -0.25 डायोप्टर. 1/4 इज 0.25. ऑप्शन नंबर सी. नेगेटिव मतलब कॉन्केव है और -0.25 डायोप्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन कल सॉल्व किया था क्वेश्चन. टू आइडेंटिकल ग्लास equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with water 4/3. The focal length of the combination is, याद है क्या? 3f/4. So we have solved this question. So you can do it by yourself again if you want. अगला क्वेश्चन. The magnifying power of a telescope is 9.
व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अपॉन आईपीस का फोकल लेंथ। When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and eyepiece is 20 centimeter. What is the distance between objective and eyepiece called as? Length of the tube, length of telescope. Objective और eyepiece का distance होता है length, और वो होता है FO plus FE। क्या होता है? FO plus FE, और वही होता है UO plus VO plus UE। VO plus UE किसके लिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। VO plus UE फॉर माइक्रोस्कोप, और वही है FO plus FE फॉर टेलीस्कोप। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर। अरे क्या क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सिंपल। व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप गिवन टू यू? 9। बट व्हाट इज दिस? FO by FE। मुझे पता है माइनस साइन होता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। माइनस साइन से तुमको ये बताता है कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट था और इमेज नीचे बना। वो माइनस साइन सिर्फ बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड इसलिए लिखते हैं वो। इधर माइनस मत लिख देना, नहीं तो आंसर गया आपका। और आपको पता है कि लेंथ मतलब फोकल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस आईपीस। और ये कितना दिया है? 20। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज। तो व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव फ्रॉम हियर? 9 times ऑफ आईपीस। So just substitute. So from equation number 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have 9FE plus FE equals to 20. So 10 times of FE equals to 20. So FE equals to 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो 2 सेंटीमीटर। 2 मिल गया, FE 2 मिल गया, तो FO कितना होगा? FO is 9 times of FE, मतलब 9 into 2, तो 18। तो 18 और 2, 18 और 2, ऑप्शन नंबर सी। अभी सपोज गलती कर दी हमने, माइनस लिख दिया, तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि ये हमसे गलती हुई और ये आंसर नहीं हो सकता है? उसका भी तरीका है। इफ यू राइट माइनस, मतलब दिस बिकम्स माइनस। यस, माइनस होगा ना? होगा मैं। तो ये क्या हो गया? माइनस। तो ये क्या हो गया? -8। 20/8 जो भी वैल्यू आएगी, इट इज 5/2 बाई द वे, 2.5। लेकिन माइनस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, आईपीस हो या ऑब्जेक्टिव हो, आईपीस हो या ऑब्जेक्टिव हो, कौन से लेंस थे? तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव कब से हो गया? तो नेगेटिव नहीं होता है वो। तो अगर गलती हो भी गई तो देयर आर वेज टू आइडेंटिफाई हमारा गलती कहाँ हो रहा है। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में हम लोग कॉन्केव लेंस यूज नहीं करते, कॉन्वेक्स यूज करते, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए था वो। तो हो भी गया तो यू कैन अंडरस्टैंड की गलती हुई है, जस्ट करेक्ट दिस। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम लोग वेव ऑप्टिक्स में कवर करेंगे। आई टोल्ड यू देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसके लिए थोड़ा और थ्योरी लगेगा आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का, वो वेव ऑप्टिक्स में होगा तब। Next question, question number 9. If the focal length of objective lens is increased, focal length of objective lens is increased, then magnifying power of microscope and telescope both will decrease. Microscope will decrease, but that of telescope will increase. Okay. Microscope will increase, but that of telescope decreases. Microscope and telescope both will increase. Both. Very good. Excellent. What is magnifying power of a microscope? वहां से स्टार्ट करते हैं। What is magnifying power of microscope का फॉर्मूला याद तो होगा ना? फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। समथिंग आई डोंट रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर। भूल गए? मुझे याद है। तुमको मैंने 7 फॉर्मूला बताए थे, 7। तुमको याद है कि नहीं वो चेक करना है। ये तो याद होगा। इधर कौन था? ये आईपीस का है तो ये ऑब्जेक्टिव का है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाँ, VO बाय UO एक वो था। दूसरा क्या था? FO अपॉन FO माइनस UO वो था, बराबर। एक और था FO माइनस VO अपॉन FO, और एक था
L by FO, L by FO, ये था माइक्रोस्कोप का। और टेलीस्कोप का अगर याद होगा, वो तो याद होना चाहिए, FO by FE। क्वेश्चन में क्या बोला है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड। अगर मैं माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ इंक्रीज करता हूं तो फॉर्मूला देख के बताओ, मैग्नीफाइंग पावर और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो मैग्नीफाइंग पावर, तो माइक्रोस्कोप का डिक्रीज होगा, बराबर। और टेलीस्कोप के केस में इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो भी आंसर बताओ। बी, माइक्रोस्कोप का पावर डिक्रीज हो रहा है और टेलीस्कोप का इंक्रीज हो रहा है। तो दिस इज द आंसर, डन। ऑप्शन बी ही है, ऑप्शन बी ही होगा। अगर आंसर की में गलत भी दिया तो करेक्ट कर लो उसको, बी ही आएगा। वैसे आई डोंट नो क्या दिया, बी दिया क्या, चेक कर लो। इट शुड बी बी। बी है, यस। उसका एक दूसरा लॉजिक भी है। दोनों में, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कितने कितने लेंस थे? दो। एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस, एक ऑब्जेक्टिव आईपीस। मुझे बताओ, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है कि आईपीस छोटा होता है? अरे ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है। तो ऑब्जेक्टिव रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल। यहाँ पे बोला है इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे, फोकल लेंथ को इंक्रीज करना है तो एपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो एपर्चर बढ़ने से क्या होता है वो सोच लो, समझ में आ जाएगा। तो बाय द वे, रिलेशन इज डायरेक्ट। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव जहां इमेज बनाता है वो फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है। मतलब इमेज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और वो जो इमेज होता है वो इमेज आईपीस के लिए क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और वो इमेज आईपीस के भी फोकल प्लेन पे है, बराबर। और फाइनल इमेज कहाँ बना था? इंफिनिटी पे। क्या बना था? तो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप? FO प्लस अभी तो लिखा FO प्लस FE, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इक्वल्स टू FO प्लस FE। इसके बाद से नॉर्मल सेटिंग, नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड यूज किया हो तो लेंथ ऑफ telescope is equal to FO plus FE. So in an astronomical telescope in normal adjustment, a straight black line of length capital L is drawn on inside part of objective lens. Very good. The eyepiece forms a real image of this line. The length of this image is small and the magnification of telescope is. Very good. अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन समझ में तो आना चाहिए, अच्छा है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए क्या है। तो क्वेश्चन में ऐसा है, अच्छा टेलीस्कोप में कौन सा लेंस बड़ा होता है? ऑब्जेक्टिव की आईपीस? ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये बड़ा है। फिर ये है तुम्हारा आईपीस, ये छोटा है। ये नॉर्मल सेटिंग है, बाय द वे। ये हो गया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है। फिर यू रिमेंबर, अंडर नॉर्मल सेटिंग, अंडर नॉर्मल एडजस्टमेंट, द लेंथ ऑफ द ट्यूब L इज व्हाट? FO प्लस FE। पहले तो ये पता होना चाहिए। फिर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव के अंदर के पार्ट पे, ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर के पार्ट पे एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस ब्लैक लाइन का लेंथ है L। इस ब्लैक लाइन का एक इमेज बनाया, किसने बनाया? आईपीस ने। और जो भी इमेज बनाया उसका लेंथ कितना है? स्मॉल l। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? वेरी गुड।
वेरी गुड। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा भी हो सकता था, हाँ हो सकता है ऐसा। व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? ब्लैक लाइन। व्हाट इज ऑब्जेक्ट साइज हियर? एल, कैपिटल एल। व्हाट इज इमेज साइज हियर? स्मॉल एल। तो अगर तुमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा तो तुमको ऑब्जेक्ट साइज कैपिटल एल है, इमेज साइज स्मॉल एल है, ये पता लग गया। और तुमको ये पता होना चाहिए एफ एम इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। लेंस में एफ प्लस यू होता है, मिरर में एफ माइनस यू होता है। याद है क्या मैग्निफिकेशन? अभी तो बताया था एफ अपॉन एफ माइनस यू। हाँ माइनस यू सही है। साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो माइनस हो ही जाएगा ना। ये साइन कन्वेंशन यूज करके देखो। लेंस कौन सा है? कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो फोकल लेंथ क्या आएगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा? तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा ना। इसलिए तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना, पिछले क्वेश्चन में बताया कि नहीं। यहाँ पे ये बताते हो क्या बोला मैंने? एफ ओ अपॉन एफ ओ माइनस यू आफ्टर यू यूज कन्वेंशंस। ठीक है, कन्वेंशन यूज करके बता देता हूँ। लेट्स यूज कन्वेंशंस। यू नो व्हाट इज एम? वी बाई यू। याद है क्या? हाँ हाँ कि ना? हाँ, लेकिन ये तुमको पता है एम एम इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज भी होता है विथ माइनस साइन, इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। गुड। माइनस साइन क्यों लगाया वहां पे? साइन कन्वेंशन, हाँ, लेकिन क्यों लगाया? इन्वर्टेड। टेलीस्कोप में इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड। टेलीस्कोप का हमने मैग्नीफाइंग पावर में एफ ओ बाई एफ ई के आगे भी माइनस लगाया था, उसी वजह से लगाया था, बिकॉज द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? बिकॉज इमेज उल्टा बनने वाला है। और ये माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, तो माइनस आएगा। अच्छा, अब मेरे को बताओ, अच्छे से सुन लो फिर बोलो, घाई मत करना। फाइनल इमेज कौन बना रहा है? आईपीस। किसका बना रहा है? ऑब्जेक्टिव पे जो लाइन है उसका बना रहा है। तो आईपीस के लिए ये लाइन कितने डिस्टेंस पे है? कितने पे है? लेंथ पे है। वेरी गुड। तो अब और बाय द वे, आई कौन होता है? इमेज साइज। इमेज साइज कितना है? स्मॉल एल। स्मॉल एल। और ओ कौन होता है? ओ ऑब्जेक्ट साइज, वो कितना है? कैपिटल एल। इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। लेकिन यू कौन है? एल। कौन है? एल। कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है। ये एल लेंथ है और ये एल इस लाइन का लेंथ है, इसलिए मैं इसको एल डैश बोल देता हूँ। इसको मैं एल डैश बोल देता हूँ। तो माइनस स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, एफ अपॉन एफ माइनस एल डैश। व्हाट इज एल डैश? एफ ओ प्लस एफ ई। वेरी गुड, सही। और ये एफ कौन था फिर? ये वाला एफ कौन है? किसका है? फोकल लेंथ किसका है? ऑब्जेक्टिव का है कि आईपीस का है? हाँ, किसका है? किसी का तो होगा ना। अरे ये एफ किसका है? किसका है? मैं हिंट देता हूं। फाइनल इमेज कौन बना रहा है? आईपीस। तो वो एफ किसका है? तो फिर ऑब्जेक्टिव का क्या काम है? कुछ भी नहीं है, तुमको कंफ्यूज करने का काम है। तुमको कंफ्यूज करना है। कंफ्यूज हो गए ना तुम? ऑब्जेक्टिव पे एक लाइन है, वो ऑब्जेक्ट है, बस इतना है। और दूसरा, वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? एफ ओ प्लस एफ ई। दैट इज द होल यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैं एक काम करता हूं, तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको हटा देता हूं। डन। अभी एक ही लेंस बचा। अब कंफ्यूजन रहेगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इमेज कौन बना रहा है? आईपीस। तो मैं यहाँ पे एफ ई और यहाँ पे एफ ई। सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए तुमको ये पता होना चाहिए, एफ ओ प्लस एफ ई, ओनली टू गेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। डन। राइट। तो ऐसा कंफ्यूजन खत्म कर लेना खुद का। हो गया खत्म। तो ये कौन है? एफ ई। ये कौन है? एफ ई। ये कौन है? एफ ई। और ये भी कौन है? एफ ई। सॉल्व करो।
सॉल्व कर लो इसको। एफ ई माइनस एफ ओ माइनस एफ ई, तुमको पूछा क्या था वो तो याद होना चाहिए, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। वो भूलना नहीं, सॉल्व करने के चक्कर में क्या पूछा है वही भूल गए, सो इट्स नॉट गुड थिंग। तो क्या क्या मिल गया, माइनस स्मॉल एल बाय कैपिटल एल इक्वल टू क्या मिल गया, एफ ई अपॉन माइनस एफ ओ। इसको ऐसा उल्टा कर लेते हैं, उल्टा, माइनस एल बाय स्मॉल एल माइनस एफ ओ बाय एफ ई। व्हाट इज मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन आईपीस। तो ये खुद कौन है, मैग्निफिकेशन मतलब मैग्नीफाइंग पावर। तो बताओ आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे गिव टू यू ओनली टू मेक यू कंफ्यूज। तो रोल ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ओनली वन, एक्चुअली टू, एक तो है उस पर ऑब्जेक्ट है, नंबर टू क्योंकि तुमको पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, वो एफ ओ बाई एफ ई होता है। तो एफ ओ बाई एफ ई आना चाहिए, तो एफ ओ बाई एफ ई आना चाहिए, आ गया। बाकी एक बार तुमको समझ में आ गया कि ये जो लाइन तुमने ड्रॉ किया है ये ऑब्जेक्टिव पे ड्रॉ किया, ऑब्जेक्टिव को भूल जाना, ऑब्जेक्टिव को भूल गए तो बाकी सारे फॉर्मूला में जो एफ दिख रहा है वो एफ ई हो गया। सिर्फ यू, यू क्या है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप में क्या है, एफ ओ प्लस एफ ई। तो अब एफ ओ जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से आ रहा है, बाकी कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव का काम नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसमें क्या आता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव सिर्फ यू से आने वाला है, बाकी जगह पे उसका काम ही नहीं था। अगला क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉमिकल telescope has objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lenses must be separated by a distance. Very good. तो क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन ऐसा है कि एक टेलीस्कोप है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव है, उसका फोकल लेंथ है कितना, 40 सेंटीमीटर, उसमें एक आई पीस है, उसका फोकल लेंथ है कितना, 4 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट है वो 200 सेंटीमीटर दूर रखा है, 200 सेंटीमीटर दूर रखा है। राइट, इट इज प्लेस 200 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव से 200 सेंटीमीटर। तो द लेंसेज मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछा है आपसे। क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्या क्या दिया है आपको, दिया हुआ है एफ ओ, कितना है एफ ओ 40, और क्या दिया है एफ ई, कितना है एफ ई 4, और दिया है यू ओ, कितना है यू ओ 200, और क्या फाइंड करना है एल, बराबर बराबर, व्हाट इज एल, एफ ओ प्लस एफ ई। हाँ तो 44 नहीं आएगा आंसर, 44 वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है। मैंने बोला था कि और एक टाइप का एडजस्टमेंट आएगा आगे, आ गया। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, उसका इमेज फोकल प्लेन पे बनता है ऑब्जेक्टिव के, और वो जो इमेज बना वो आईपीस के फोकल प्लेन पे होता है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव इज एट द फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्टिव। दिस इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, और वो इमेज भी कहाँ है, आईपीस के फोकल प्लेन पे है, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट में एल क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई। लेकिन मैंने आपको बताया था, याद रखना, माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, इट इज ऑलवेज वी ओ प्लस यू ई, ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो अब तुमको क्या पूछा था, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, मतलब क्या फाइंड करना है, वी ओ प्लस यू ई। तो अब मुझे बताओ कि तुम वी ओ प्लस यू ई कैसे फाइंड करोगे। हाँ, 1 बाय एफ ओ इक्वल्स टू 1 बाय वी ओ माइनस 1 बाय यू ओ। तो क्या चाहिए तुमको, पहले वी ओ, तो 1 बाय वी ओ क्या बन गया, 1 बाय एफ ओ प्लस 1 बाय यू ओ। फिर हम लोग यूज कर लेंगे साइन कन्वेंशंस,
यूजिंग साइन कन्वेंशन 1/VO तो फाइंड करना है, उसका कन्वेंशन यूज नहीं करना। ऑब्जेक्टिव तो कॉन्वेक्स लेंस था और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि लेफ्ट में ही रखोगे तो लेफ्ट में रखोगे। तो 1/VO इक्वल्स टू 1/FO माइनस 1/UO। FO की वैल्यू कितनी है 40 और UO कितना, UO 200। वेरी गुड वेरी गुड। वैसे बाय द वे FO प्लस FE डायरेक्ट कब यूज कर सकते हैं उसका कंडीशन है। आपको याद है जब टेलीस्कोप पढ़ाया था मैंने आपको टेलीस्कोप टाइटल लिखने के बाद पहली चीज बताई थी, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट, अब मैंने बताया था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं किसको है, किसको बोलते हैं जिसका डिस्टेंस कम से कम 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ हो। व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हियर 40। व्हाट इज 10 into 40 400। ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए कम से कम, तो तब जाके तुम उसको बोलोगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब तब जाके FO प्लस FE बनेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कितना था 200, तो 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है क्या, नहीं है, इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है। नॉर्मल एडजस्टमेंट तब होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 10 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। इसके लिए FO प्लस FE यूज नहीं कर सकते। अब ये 40 है, ये 200 है, एक काम करो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 5 से 5, तो 1/VO इक्वल्स टू 5/200 माइनस 1/200। तो 1/VO इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4/200। तो व्हाट इज VO 50। व्हाट इज VO 50, कितना आ गया 50। और पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव नहीं आया नेगेटिव आया तो तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया वो राइट में ही जाना चाहिए, राइट में ही, लेफ्ट में नहीं हो सकता, वो राइट में होना चाहिए। बराबर है, प्लस है तो ठीक है। मतलब एक चीज तो पक्की हो गई, 2 चीज पक्की हो गई, 3 चीज पक्की हो गई। आंसर चेक करो। डी क्यों ऐसा पता है, क्यों पता है, तुम्हारा तुम्हारा VO ही 50 है, उसमें तुम UE ऐड करोगे तो आंसर 50 से ऊपर होगा। ऑप्शन देख लिए थे, ये तो 37.3 नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड होगा। क्या होगा, क्या होगा, 4 और ऐड होगा। क्यों 4 होगा ऐड पता है, क्यों, क्योंकि जो इमेज यहाँ पे इमेज बन गया, ये इमेज किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने। किसने बनाया, ऑब्जेक्टिव ने। तो ये कौन था, VO। कौन था ये, VO। अब तुमको UE तो बताया ही नहीं, कहाँ बोला, बोला क्या UE का डिस्टेंस कितना है, नहीं। तो जब UE बताया नहीं होता है ना, तो UE को FE मानना पड़ता है। तो UE को क्या मानना पड़ता है, FE। जब तुम UE को FE मान लोगे तो L विल बिकम मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ FE। राइट, VO ही 50 आ गया, FE तो 4 दिया ही था, दिया था ना। तो देयरफॉर L विल बी मॉड ऑफ VO प्लस मॉड ऑफ FE। तो 50 प्लस 4 दैट इज 54। बराबर, बराबर कि नहीं, हाँ। अब रुको, सही है, आंसर गलत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, मैंने तुमको जो अब थोड़ा टाइम पहले ये वाला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, ये कहाँ से आया, अभी टाइम है तो बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सही है। डू यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर ऐसा कहीं लिखा था हमने, याद है क्या, याद है, हाँ कि ना, यस नो यस, यस नो यस, यस। चलो अभी याद रखना है इसको, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ये क्या है, ये क्या है, FO माइनस VO। ये और ये लगभग सेम चीज दिखेगी तुमको, बाद में समझेगा। और तो VO 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 और F, V और F, V और F, V और F का एडिशन क्या होता है, L। V और F का एडिशन क्या होता है, L। तो L/F। तुमने लिखा था ना ऐसा मैग्निफिकेशन, डिड यू राइट डाउन मैग्निफिकेशन एज समथिंग लाइक दैट, F माइनस V/F, लिखा था कि नहीं। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा था क्या ऐसा, हाँ कि ना, हाँ। अगर अगर बीच में प्लस हो जाए तो F प्लस V, F प्लस V क्या होता है, L, इसलिए हम लोग यहाँ पे L लिखते हैं। गुड। तो वो जो L आया था, वो L का लॉजिक ये था कि वो F प्लस V जैसा कुछ बनता है, तो इसके लिए वहां पे L आता है। बट एनीवेज ये तो सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, ये हम लोग एज आई टोल्ड यू दिस विल बी केप्ट पेंडिंग, वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। 16 एंड 17 विल बी होमवर्क फॉर यू, कुछ है, कुछ भी नहीं है। 16 एंड 17 नथिंग। हाँ, 16 में तुमको सिर्फ एक चीज पढ़ना पड़ेगा, हाउ रेनबोज आर फॉर्म्ड। ओके, तो थोड़ा सा वो पढ़ लो। मैं आपको हिंट देता हूँ, होता क्या है हिंट, इट इज जस्ट अ हिंट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है, सही बात है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अकेले से नहीं होता है, डिस्पर्शन भी होता है। जब सनलाइट इसलिए रेनबो कब दिखता है आपको पता है? जब बारिश भी हो रही हो और सन भी हो। बारिश होना मतलब एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होना। बराबर। लाइट आया, वो वाटर ड्रॉप के अंदर गया, तो वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, तो डिस्पर्शन हुआ। और वो उस वाटर ड्रॉप के सेकेंड सरफेस पे अंदर जाने के बाद, डिस्पर्स होने के बाद, इट इज अ ड्रॉप हैज अ स्फेरिकल शेप। So you need to remember it is a drop and drop has a spherical shape. White light comes in, it is dispersed into seven colors, and then these colors are internally reflected, and then you see a rainbow. ऐसा होता है। आपको रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा कलर दिखता है? क्योंकि सबसे कम डिस्पर्शन उसका हुआ, मतलब डेविएशन उसका हुआ, इसके लिए। राइट, गुड। तो मैंने बताने में क्वेश्चन नहीं बता दिया आपको, हो गया सॉल्व। पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद रेनबो। रॉन्ग क्या है, चारों में से गलत क्या है? होमवर्क देना था, पर ठीक है, अब इधर ही सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं। रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। यस, यस, डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन होता ही रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि हर एक कलर का जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो सेम नहीं होता है, और रिफ्लेक्शन भी हुआ। यस, तो ये तो सही है। When the light rays undergo two internal reflection in water drop, a secondary rainbow is formed। ये भी सही है, दो रेनबो बनते हैं कभी कभी। तो दो रेनबो कब बनते हैं? जब दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। तो कितने रेनबो बनते हैं? दो। तो ये भी सही है, उसको सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। पहला रेनबो थोड़ा ब्राइट होता है, उसके बाद थोड़ा सा फेंट होता है, तो सेकेंडरी रेनबो इट इज बिकॉज ऑफ टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी सही है। द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स इन सेकेंडरी रेनबो, ये भी सही है। जो प्राइमरी रेनबो है उसमें अगर तुमको रेड ऊपर दिख रहा है, तो सेकेंडरी में उल्टा दिखता है। सेकेंडरी में ऊपर वॉयलेट दिखता है और नीचे रेड दिखता है, ये भी तो सही है। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। गलत बात है ये। अभी तो बोला, देखो ऐसा है, लुक यू हैव टू रिमेंबर, मैं वहां रेनबो देख रहा हूं, तो सन मेरे पीछे होना चाहिए, फ्रंट में नहीं। लाइट पीछे से आया और पीछे से आके रिफ्रैक्ट होके ऐसा आया। तो यू हैव टू रिमेंबर, टू सी द रेनबो सन इज इन द अपोजिट साइड। इसलिए जब शाम के टाइम में बारिश हो रही हो, तो रेनबो देखने के लिए तुम ईस्ट में देखते हो। ईस्ट, आई एम लुकिंग टुवर्ड्स यू, दैट इज ईस्ट। क्यों? क्योंकि सन इज सेटिंग वेस्ट। तो रेनबो इवनिंग टाइम में कहाँ दिखेगा? ईस्ट में। और मॉर्निंग टाइम में कहाँ दिखेगा? तो सन शुड बी एट योर बैक। तो फिर गलत स्टेटमेंट कौन सा है? डी। चलो हो ही गया सॉल्व, तो कोई होमवर्क नहीं फिर। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? वेरी डिफिकल्ट, रेड। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच इज द शॉर्टेस्ट, विच वन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? वायलेट। लॉन्गेस्ट? रेड। In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of medium in contact, what will be angle of refraction? 90? Are you sure? Yes? पक्का?
ठीक है, तुम बोल रहे हो तो फिर पक्का। कितना? 90। आंसर चेक करो तो आंसर 90 है। 90 है ना? हाँ, तो क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 ही होता है। हाँ, तो 90 ही है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two similar equiconvex, what is the focal length of equiconvex lens? R upon 2 into mu minus 1। और अगर वो म्यू मतलब ग्लास हो गया तो म्यू की वैल्यू 1.5 हो गई, तो एफ क्या हो गया? आर। तो टू सिमिलर थिन equiconvex lenses of focal length f are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1। दो लेंस को कांटेक्ट में रखा और जो फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन है वो कितना है? f1। When the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index mu equal to 1.5 as that of glass, बराबर, then the equivalent focal length is f2, the ratio f1 by f2 will be। बताओ क्या करना है इस केस में, कैसे सॉल्व करोगे? हाउ टू सॉल्व दिस? नहीं पता। पहला सिचुएशन ऐसा था, हमारे पास दो लेंस थे, दो लेंस है, घर पे भेज दूंगा अगर बात करते हुए दिखे वापस, छुट्टी जल्दी हो जाएगी आपकी। टू सिमिलर मतलब फोकल लेंथ इज सेम, और फोकल लेंथ कितना है? दोनों का फोकल लेंथ कितना है? कितना है? अरे एफ बोला है, एफ। क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो तो कैसे आंसर आएगा? ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच, दे आर इन कॉन्टैक्ट, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f1। लेकिन याद है क्या f1 क्या होता है? 1 बाय पहला का फोकल लेंथ प्लस 1 बाय दूसरे का फोकल लेंथ। ये छोटा f है, कैपिटल F है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ? f। दूसरे का पे कितना है? f। तो कितना हो गया? 2 बाय f। तो f1 कितना हो गया? f बाय 2। ये केस 1। केस 2 में बोला आपको कि अगर हमने इन दोनों के बीच में, what did you fill in between these two? ग्लिसरीन। तो इसके बीच में अगर हमने ग्लिसरीन फिल कर दिया, तो इफ यू फिल ग्लिसरीन इन बिटवीन, इमेजिन दिस इज ग्लिसरीन, तो हाउ मेनी लेंस डू यू हैव नाउ? 3। और इस केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो कितना है? व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इन दिस केस? f2। कितना बोला है? f2 बोला है। f2 बोला है कि नहीं बोला है? f2। तो 1 बाय f2 क्या आएगा पहले वो बताओ? 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 प्लस 1 बाय 3। f1 इक्वल्स टू f, f3 इक्वल्स टू f, f2 इक्वल्स टू माइनस f। क्यों? कॉन्केव है वो, कॉन्केव है। तो 1 बाय f2 इक्वल्स टू 1 बाय f माइनस 1 बाय f प्लस 1 बाय f। ये हो गया कैंसल। तो 1 बाय f2 इज 1 बाय f, तो f2 इज f। तो f1 बाय f2, व्हाट वाज f1? f बाय 2, और ये कितना है? f बाय 2 था ना वो। हाँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? चेक कर लो क्या है। क्या है आंसर? सी है ना? तो रिमेंबर यहाँ पे ना डायरेक्टली मैंने f2 इक्वल टू माइनस एफ लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो ग्लिसरीन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है। नहीं बोला होता तो फिर तुमको ये f2 फाइंड करना पड़ता। कैसे फाइंड करते? माइनस r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, फिर म्यू की जो भी वैल्यू दी होगी वो यूज करोगे।
और बाकी जगह पे तुम देखोगे तो सॉल्यूशन ऐसा ही दिया है, वो अलग से फाइंड किया और फिर पूरा सॉल्व किया, स्टेप्स बढ़ा दिए। तुम क्वेश्चन इसलिए बोलता हूँ ईच वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ गया कि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वही है, और इसको जो कर्वेचर मिल रहा है वो दो लेंस की वजह से मिल रहा है, मतलब दो इक्वी कॉन्वेक्स है तो ये इक्वी कॉन्केव है, और इक्वी कॉन्केव अगर ग्लास है तो वो माइनस एफ होता है, क्योंकि ये प्लस एफ था वो क्या हो गया, माइनस एफ हो गया। तो स्पीड बढ़ाना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो स्पीड का आंसर भी नहीं आएगा आपका। यू वेस्ट 15 मिनट्स एंड गेट नो आंसर और रॉन्ग आंसर। So you have to read each and every word of the question very carefully. तो क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ढंग से तो फिर आंसर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, in an experiment to find the focal length of a concave mirror, a graph is drawn between the magnitudes of u and v. When you say magnitude, मतलब तुम डिस्टेंसेस नेगेटिव नहीं लेते हो, क्या लेते हो, पॉजिटिव। द ग्राफ लुक्स लाइक, बहुत सिंपल सा, एक्सट्रीमली सिंपल केस है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इट इज टू सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं। क्या बोला है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फोकल लेंथ, हमको कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना था। फिर हमने क्या किया, हमने ग्राफ बना लिया। किसका ग्राफ बना लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और इमेज डिस्टेंस का। तो ग्राफ दिखेगा कैसे, ऐसा पूछा है। चलो एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट को अभी मैंने मिरर के पास में लाया और बियॉन्ड सी रखा, मिरर के पास में लाया, बियॉन्ड सी रखा। ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आया तो इमेज कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, दूर जाता है ना मिरर से। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर, इमेज मूव्स अवे। मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, कि जैसे मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करूंगा इमेज का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करूंगा इमेज का डिस्टेंस बढ़ेगा, बराबर। तो लुक एंड टेल मी विच विल बी द आंसर। उल्टा भी सोच सकते हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तुम कम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम करना मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से जीरो की तरफ लाना, बराबर। तो पहले ऑब्जेक्ट ज्यादा वैल्यू पे था, हाँ कि ना, हाँ। फिर ऑब्जेक्ट पास में आया, फिर ऑब्जेक्ट और पास में आया, तो ऑब्जेक्ट पास में आ रहा है तो इमेज कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर था इमेज डिस्टेंस कम था, ये इमेज डिस्टेंस है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी पे था, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, फोकल लेंथ। फिर ऑब्जेक्ट को मैंने पास में लाया, ऑब्जेक्ट पास में गया, इमेज कहाँ गया, दूर। तो देखो, देखते जाओ, देखते जाओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम हुआ, इमेज का डिस्टेंस बढ़ गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और कम हुआ, इमेज का डिस्टेंस और बढ़ गया। तो ऑप्शन नंबर सही हो गया। डन। स्ट्रेट लाइन तो नहीं आता है ये, इट इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। डन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दिस मीन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है, इमेज डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हो, इमेज भी दूर जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है। ऑप्शंस, ये क्वेश्चन वी विल जस्ट स्किप इट, जस्ट स्किप इट, ठीक है। सो दैट इज द एंड ऑफ नीट क्वेश्चंस।